इस सम्मेलने उपस्थित श्रीमती सबीना इंद्रजीत, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन, श्री गीतार्थ पाठक, प्रेसिडेंट इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, श्री C.K. नायर, मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, श्री प्रणब सरकार, सेक्रेटरी त्रिपुरा जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनियन, श्री सज्जत अली, प्रेसिडेंट त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन, और एखाने उपस्थित समस्त सिनियर सांबादिकगण, त्रिपुरा विभिन्न प्रांत থেকে আসা আমার মিডিয়ার বন্ধুরা और এই প্রেস ক্লাবে যারা কর্মরত রয়েছেন আমার ভাইয়েরা বোনেরা, गुड गवर्नेंस और गुड जर्नलिज्म দুইটার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। গুড গভর্নেন্স যদি আমার কাছ থেকে আশা করে তো আমি আশা করি গুড জার্নালিজম, যেটা সাবিনা জি বল रहे थे। স্বাভাবিক যারা এখানে সাংবাদিকতা করেন ওনারাও ত্রিপুরার নাগরিক, ওনারাও আমার ভোটার, হয়তো আমাকে আমার পার্টিকে ভোট নাও দিতে পারে, কিন্তু ভারতীয় ভোটার। ডেমোক্রেসিতে ভোট সে যাকে খুশি তাকে দিতে পারে, সে অধিকার ভারতে রয়েছে। আমি গর্ব করি ভারতবর্ষের এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নিয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যারা গভর্নমেন্ট চালান তাদেরও খেয়াল রাখা উচিত যে সত্তা জনতার মাধ্যমে এসে, পার্টি একটা প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু আসল শক্তি পাবলিক। ও যারা আমরা জার্নালিজমে আছি তাদেরও মূল শক্তি জনতা। যদি ভাবি যে আমার চ্যানেল যা বলবে তাই জনতা মানবে বা আমার मीडिया जा बोलबे ताई जनता मानबे, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ हम लोग जो पॉलिटिक्स में है और जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनको किसी पत्रकार ने भी वोट किया है। किसी पत्रकार का हाउस बनाते समय मेरा कोई योगदान नहीं है, किंतु मैं जहां पहुंचा हूं उसमें किसी पत्रकार का भी योगदान है, मेरे ऊपर उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए और भी सावधानी से जो लोग चुना हुआ व्यक्ति, सिर्फ पंचायत के मेंबर हो, ग्राम पंचायत की और बड़े पंचायत, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो, और देश के प्रधानमंत्री हो, देश के मुख्यमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, हम सभी लोगों को इस बात को ध्यान से एहसास रखना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोगों को भी, जो इस हाउस में हम लोग बैठे हैं सब लोग, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझसे आप गुड गवर्नेंस चाहते हो तो हम आपसे अच्छे जर्नलिज्म मांगते हैं।
मैं भी कभी कभी बोलता हूं, जो ये न्यूज लिखते समय कोई पूछ तो लिया करे ये डेटा सही है क्या नहीं। ठीक है, आपसे मिल गया ये डेटा, ये आप एक बार उस डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को पूछ लिया करें, और वो जवाब नहीं तो वो भी लिखते हो मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने फोन पिकअप नहीं किया, तो लोगों को समझ में आ जाएगा। जो ये स्पष्टता के साथ लिखा है, उन्होंने कोशिश किया था, उनके पास जो खबर है लिखा है, किंतु उन्होंने उनको इसका क्रॉस चेक करने के लिए उनसे टेलीफोन से वार्तालाप करने की कोशिश की, ये दिख रहा है। और हर जगह पे आपको पूछने का जरूरत होती है ऐसा नहीं है। बहुत कुछ संपादक आप पूछ के क्यों बनाएंगे, आप कलेक्शन करके उस तरीके से तैयार करेंगे। किंतु पब्लिक जिसके साथ आम जनता का संपर्क है उसमें गलत फीडिंग चला गया तो हमारे से ज्यादा नुकसान पब्लिक का हुआ। पब्लिक मेरा भी है, आपका भी है, क्योंकि हम लोग दोनों ही पब्लिक के द्वारा ही हमारा दाल रोटी चलती है। असली बात तो वहां है, क्योंकि हमको भी मुख्यमंत्री के नाते सरकार पैसा देती है, सुविधा देती है, पर हमारे हाउस भी चलते, लोग जब पेपर पढ़ता है तभी ना चलता है, लोग जब मेरा न्यूज चैनल देगा तभी ना टीआरपी में हमको ऐड आएगी। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो हम दोनों के ऊपर ही गिरेगा और किसी के ऊपर नहीं गिरने वाले हैं। इसीलिए मैंने जो स्टार्ट किया गुड गवर्नेंस में देना चाहता हूं, तो गुड गवर्नेंस के अच्छे साथी आप लोग हैं। मुझे कभी कभी कुछ पत्रकार मिलता है तो बोलता है दादा आप जो इतना काम कर रहा हो प्रचार नहीं है, कोई बोलता नहीं है, आपके नीचे संगठन के लोग भी बोलता नहीं है, स्ट्रीट कॉर्नर में बोलना चाहिए, मिसिल करके बोलना चाहिए, जो ये हुआ, ये किया, ये किया, ये किया। मैं आज यहां कहता हूं, मैं गांव में घूमता हूं, लोगों के पास जाता हूं, लोगों को सब कुछ पता है। मैं जब पूछता हूं किसान सम्मान निधि के माध्यम से किस किस को मिला है जरा हाथ उठाओ, तो अंधेरे में भी हाथ उठा लेता है, उसको एहसास हो जाता है। जब मैं पूछता हूं कोई कमीशन देना पड़ा क्या, नहीं। किसी लाइन में जाना पड़ा क्या, नहीं। कितना पैसा मिला, बोले 6,000 रुपीज अकाउंट में पहुंच गया, यस। तो ये जो त्रिपुरा जैसा छोटा स्टेट में जिसमें आबादी 37 लाख है और उसमें 2,32,000 गरीब किसान फैमिली के पास 6,000 रुपीज पर ईयर पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। आज त्रिपुरा में 1 इंच जमीन खाली नहीं रहता। आप लोग जर्नलिस्ट आप पता करो जाके, पहले क्या होती थी, क्या सोचती है। किसी के पास जमीन है, मान के चलो 10 एकड़ जमीन है, अगरतला शहर में वो बिजनेस कर रहा है, एस्टेब्लिश्ड हो गया, वो जमीन देखने के लिए भी नहीं जाता, बरगादारों को दे देता है और उसके साथ इतना ही संपर्क रखता है तो साल में मेरे घर के जो चावल खाते हैं उसका व्यवस्था तुम कर देना, हमारा खाने का चावल आ जाए, भात घर की भात खाऊंगा, माने घरेर भात खाबो। এটা অর্থবান ব্যক্তির পরিচয় যে আমরা ঘরের ভাত খাই। গ্রাম শহর সেটা আগে এই সোচটা 40 বছর যাবত ডেভেলপ করে রাখা হয়েছে, ঘরের ভাত খেলেই চলবে।
कि तो मैं क्या कहता हूं, घरेर भात खेलेই চলবে না। আপনার যদি 5 একর জমি আছে, 5 একর জমিরে 3 ফসল হতে হবে। যদি 3 ফসল না হয় তো ডাবলিং কম সে কম করতে হবে। আরে ঘরের ভাত খাওয়ার জন্য চাউলই লাগাতে হবে, তার মধ্যে কে বলেছে? সে গ্লোবালাইজেশনের জামানা, ডিজিটালাইজেশনের জামানা। त्रिपुराते धान 1 টাকা যদি लागत হয়, 1 रुपया लागत हो तो 1 रुपया 45 पैसा आती है, मैंने 45 पैसा लाभ होती है। और हमने भुट्टा लगाया, मैदे लगाया, तो उसमें 1 रुपया लागत में 2 रुपया 45 पैसा आती है। तो इस सरकार ने पहले मैंने देखा एग्रीकल्चर में हमने तय किया इतने 2.5 लाख हेक्टर में डबलिंग इनकम के लिए इतना पेड़ी लगाएंगे, मैंने धान लगाएंगे। बाद में जब मैंने देखा धान में इनकम कम होती है तो हमने बोले 50,000 हेक्टर को पहले दफा में अलग करो और उसमें भुट्टा लगाने का प्रयास करो और काली दाल, ये दोनों लगाओ। दोनों लगाने से डबल से ज्यादा पैसा आएगी। तो जिस जमीन में हम धान लगाते उसके बदले में हम भुट्टा लगाते, भुट्टा हमारा डबल से ज्यादा पैसा आएगी, हम बाजार से चावल खरीद लेंगे। बाजार से खरीद लेंगे। तो এই যে পরিবর্তন, এই যে চেঞ্জ, এই যে মানসিকতা, বেশি रोजगार, और भारत कृषि प्रधान देश, तो कृषि प्रधान देशे जे जमीते इनकाम बेशी किभाबे करा সেটাই আমাদের আর্থিক মাপদণ্ড। और সেই দিশাতে সরকার কাজ করছে। আজকে আমি খুশি হই যখন কোনো গ্রামে যাই, ছোট কিসানদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে ট্রাক্টর আছে তো? হ্যাঁ দাদা, ট্রাক্টর লাগবে না। অত্যাধুনিক সে সরঞ্জাম আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। আপনারাও আমাকে দেখে কাউর মানে লজ্জা পাওয়ার দরকার নেই, বাস দাদা সামনে বলতে পারি না বলে দেওয়া। কারণ আমার কাছে হিসাব নিকাশ এবং ফিল্ড পর্যন্ত আছে যে ত্রিপুরাতে এই সরকার আসার পর যেভাবে কৃষি সরঞ্জাম যেটাই আমাদের কাছে আধুনিকতম রয়েছে আমরা সেটা অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, না পৌঁছে দিয়েছি 100%। ত্রিপুরাতে যে সেলফ হেল্প গ্রুপগুলো আছে যেগুলো এগ্রিকালচারের সঙ্গে যুক্ত, 2017 পর্যন্ত 1100 সেলফ হেল্প গ্রুপ অ্যাক্টিভ ছিল আর 11 কোটি টাকা লাগত ছিল তার মধ্যে। আজকের দিনে 5600 সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে আরডিতে, রুরাল ডেভেলপমেন্ট টিআরআর এর মাধ্যমে। তার মধ্যে 82 কোটি টাকা ইনভেস্ট হয়েছে, 82 crore। কোথায় 11 কোটি, কোথায় 82 crore। ग्रामीण इकोनॉमी इतना बड़ा पेंडेमिक गया है, त्रिपुरा से कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकते मैं बिना दाल चावल एक बेला में रहा हूं, एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। हमारे में भी अपोजिशन होता है, बोलने के लिए विप्लव ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, उसको बोलेगा, बोला है खातू नहीं बस्त्र नहीं सब शेष। मैंने तो देखा सामने मेरे तो पत्रकार सबका वस्त्र अच्छा हो गया, सब कोट पैंट पहन के आया। अच्छा देखो हम भी पहनते, तो मुझे मेरा भाग्य इतना अच्छा, मेरे को पत्रकार लोग कोट पहन देता है, कपड़ा देता है, ये भी किसी का दिया हुआ है।
तो इसलिए ये जो 10 महीने का जो कोरोना का, अभी तो हम इससे निकल रहे हैं। त्रिपुरा में बड़े पहाड़ी एरिया है, इसमें मैं पत्रकार लोगों का भी बोलूंगा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনারাও জীবনে ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা, পৌঁছে যাওয়া। আমি যখন যেতাম সেন্টারগুলো বাইরে থেকে যারা, সেখানে ত্রিপুরাতে প্রথম নর্থ ইস্টে কোনো জায়গাতেই করোনার প্রকোপ ছিল না, একটি কেসও ছিল না। যখন বাইরে থেকে বাড়িতে আসা যে রাজ্যগুলো থেকে 40,000-এর কাছে ত্রিপুরাতে এসছে, তো ওই সময় সবাই আসার পর গভর্নমেন্ট বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন জায়গাতে সেন্টার তৈরি করেছে, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার, সেখানে 14 দিন থাকা, 14 ডেজ। তো সেই জায়গায় যখন আমরা যেতাম, আমি যেতাম, তো আমার পত্রকার বন্ধুরা আমার সাথে পৌঁছে যেত। আমি এদের মাঝে মাঝে বলতাম, बोला आज थोड़ा दूर हटो ना, सब इकट्ठा होकर क्यों रहे? वो हंसता है, सामने सब जानता है। मेरे को बोलता है दादा आप थोड़ा सा दूर रहिए, मुझे सामने से बोल रहा है दादा आप दूर रहिए, कोई कोई तो फोन भी करता था, और खुद सामने से जब मेरा बाइक लेने के लिए आता है वो कुछ करने सब इकट्ठा होकर कैमरा ऐसा करते करते एक दूसरे को गिर रहा है। तो मैंने प्रणव जी ने मुझे बोला दादा हमारे जर्नलिस्ट को एक बार एक स्पेशल करके आप उसको टेस्टिंग करा लीजिए ना। तो मैं स्पेशली बोल के इनके तुरंत वो कराया, किंतु मुझे एक भी नहीं मिली पॉजिटिव पहले दफा में। ये बहुत अच्छी बात है। तो साथ ही साथ मैं कहता हूं, जो इस पेंडेमिक के समय मैंने सभी लोगों को साथ मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी जब जनता कर्फ्यू के लिए अपील की, और त्रिपुरा के लोगों ने इसको निभाया, पूरे देश भर के लोगों ने निभाया। और उसके बाद मैंने भी एक अपील किया था, जो सरकार तो सहयोग करेगा, जो जो चावल हो दाल हो आपके घर में पहुंचाएगा, किंतु आपके घर के आसपास कौन भूखे है, किसके घर में चावल नहीं है, आप सबसे पहले जानते हैं। तो जिसके पास भी थोड़ा बहुत ज्यादा है वो अपने घर के पास वाला को दे दीजिए। और त्रिपुरा के लोगों ने ये काम किया है, बड़े मात्रा में किया है, और उत्सव की महल में किया है। तो एनजीओ हो, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हो, मैं इसलिए सबको धन्यवाद दूंगा। पत्रकार लोग, मैंने देखा बहुत मीडिया हाउस के लोग उतरे हैं, सबको दान दे रहा है, चावल दे रहा है, खाना दे रहा है, ये सब किया है त्रिपुरा। अकेला मैंने निकाल के लाया ऐसा नहीं है, मैं डायनेमिक नहीं हूं, त्रिपुरा के लोग डायनेमिक है। इस मिट्टी में मेरा भी जन्म हुआ, तो मेरे ऊपर भी पदवी लगता है जाके, किंतु त्रिपुरा के लोग डायनेमिक है। ये मैं नहीं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2019 में उदयपुर में आया था, उस रैली में उन्होंने कहा आइए पूरे भारतवासी आके देख के जाइए इन लोगों से, ये दूरदर्शी है, कुछ करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, सीखे त्रिपुरा के लोगों से। और पहले हम लोग को सीख मिलता, अरे हम लोग तो कुछ नहीं जानते, छोटे स्टेट के हैं, हमसे क्या होगा, हम तो परनिर्भरशील हैं, हम तो कुछ खड़ा हो ही नहीं सकते। जब मोदी के मुंह से पूरे त्रिपुरा के लोग सुना, जो हम लोग सबसे अच्छे काम करने वाले हैं, हम दूरदर्शी है, हम कुछ करने वाले लोग हैं, तब त्रिपुरा के लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं। तो आज त्रिपुरा एक गति लेके चला है। मैंने जब त्रिपुरा में सत्ता लिया था तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 9.6% था। आज पेंडेमिक होने के बाद भी त्रिपुरा में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 28% है। और जीएसटी कलेक्शन में त्रिपुरा नंबर 1 है देश में। हमारा इकोनॉमी छोटा है, किंतु जीएसटी कलेक्शन में हम लोग नंबर 1 पे है, हम कहीं भी नहीं रोके। जो प्राइमरी सेक्टर है 2017 में 6.4% था त्रिपुरा में, 32 महीने में 10 महीना तो कोरोना में निकल गया। त्रिपुरा में जो अभी जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 6.4 से उठ के 13.77 नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 है। ऐसा कि स्पीड में, जो ग्रोथ रेट स्पीड में देश में नंबर 1 है त्रिपुरा। त्रिपुरा कहीं हारने वाले नहीं है। हारते वो लोग जो संदेह रखते हैं मन में। लोग, इंसान कैसे हार सकता है? इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीव है, इंसान हार ही नहीं सकता। इसके मन में द्विधा हो, चिंतन हो,
तब वो हारेगा। ऐसा काम ही नहीं लूंगा जो काम मैं हारने वाला हूं। तय कर लेना चाहिए काम मैं कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, तो उसमें हाथ नहीं लगाना। लगाया तो जीतना तय है, जीत के दिखाएंगे। तो उस मानसिकता लेके कोई भी काम करे, चाहे एक दिन मुझे काम करे और कोई एक मीडिया हाउस काम करे और कोई मुख्यमंत्री काम करे, इसमें कोई तफावत नहीं, और कोई मां काम करे। जुनून होना चाहिए काम में। और पत्रकारिता था वो एक इसमें तो जुनून ऐसे पैदा होता है, और सभी समय मन को एक ऊर्जा मिलता है कि हर समय नया कुछ मिलता है। ये कोई क्लरिकल ऑफिस में मैं जाऊंगा, जाके डेली वही फाइल में सिग्नेचर वही करूंगा। पत्रकार को पता नहीं आप क्या होने वाला है, आप किससे मुकाबला करना पड़ेगा, काल में क्या लिखूंगा वो तय नहीं होता। आज जो तय करके लिखता है उससे मैंने जिन्हें बोल दिया ऐसा नहीं करना चाहिए। तय करके संपादक को लिखा जाता है, संवाद नहीं लिख सकते। कि संवाद आपके हाथ में नहीं है, संवाद तो सोसाइटी के अंदर रहता है। वहां क्या हो रहा है आपको कैसे पता है? आपको पता है वो जर्नलिज्म नहीं है। इसलिए आज हर दिशा में मेरा राज्य है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। एक राज्य को उठने के लिए पैरामीटर देखना चाहिए। मैं बोलूंगा उठ रहा हूं, चल रहा हूं, मैं मॉडल बना दूंगा। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग देखते हैं मॉडल कैसे बनाएगा, इसका पैरामीटर क्या है। पहले भी रास्ता था, अभी भी रास्ता है, तो उसमें विप्लव ने नया कुछ कर लिया, क्या कर लिया? इस सरकार ने नया क्या दिखाया? इस सरकार ने दिखाया ना नया कुछ। पहले एक व्यक्ति को जानते थे यहां के, आज बाम्बू बोतल को जानता है। बाम्बू तो पहले भी थे त्रिपुरा में, आज बाम्बू बोतल को जानता है। इंटरनेशनल मार्केट में दुबई में जानते, 3-3 हजार रुपया में एक बांस का बोतल बिकता है, जिसके लागत कुल मिला के 100-150 रुपया नहीं होता। इतना हाई मार्केट है। मैंने उस दिन टीआरपीसी के शिल्प मेला में गया, पूछा अलग अलग बाम्बू बोतल आप देखिएगा, आप लोग जाके एक बार। अच्छा हाँ, तो सिर्फ आपको नहीं, जेपी नड्डा जी ने 140 अलग अलग फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, तो उन्होंने बाम्बू बोतल देखा। जो मेरे पास फोन आया, जो मुझे बाम्बू बोतल चाहिए जिसके अंदर तांबे का वो है, तो मैंने भेजा 140, सबको वो दिया। तो आज त्रिपुरा के बाम्बू बोतल के लिए त्रिपुरा को जानता है। मैं ये नहीं चाहता अरे मुख्यमंत्री बन गया तो सब जान ही जाएगा, इसमें क्या है, वो तो इतिहास में लिख लिया, हो गया। किंतु त्रिपुरा के लोगों को जाने, जो प्रधानमंत्री कहता है, पब्लिक को जाने बाम्बू बोतल बनाने वाले कौन है। हमने वही टैब्लो निकाल दिया तो नंबर 2 में त्रिपुरा आ गया। 26 जनवरी में जो हमारा टैब्लो जो से बाम्बू को ऊपर था, वो स्वनिर्भर त्रिपुरा का, आत्मनिर्भर त्रिपुरा का रूप था वहां। पर मैंने शिल्प मेला के समय भी जब मैं कमेटी लेकर बैठा था, हम बोले भाई तुम्हारा थीम क्या है शिल्प मेला का? तो बोले शिल्प मेला कराएंगे। हम बोले भाई ऐसा नहीं हो, कोई थीम होना चाहिए, किसको पर करोगे, किसको प्रमोट करोगे? तो बोले सर क्या करना? हम लोग बाम्बू के ऊपर लगाओ। और टैब्लो के समय भी मेरे पास आया तो हमने बोले की करो? बोले ये हम बिल्कुल नहीं, बाम्बू के ऊपर करो, क्योंकि बाम्बू के कारण से इसके साथ और भी जो प्रोडक्शन है कुल मिला के लगभग 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपया भारत से बाहर चली जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है, बोलो मुझे वो रोकना है और यही पैदा करना है, और विशेष करके ये ज्यादा रुक सकता है नॉर्थ ईस्ट के राज्य। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य एक समय 1947 के पहले हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ था 23% जीएसडी था, बाद में 0 हो गया। किस लिए?
क्योंकि चिटागांग बंदरगाह जो है वो विशेष तो बनाया ही था नॉर्थ ईस्ट के लिए, किंतु जब देश विभाजन हो गया, पाकिस्तान के पास चला गया, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए वाटर है उसका रोड बंद हो गया। आज इतने साल बाद जाके मोदी जी और हसीना जी के हस्ताक्षर में जाके एसओपी साइन हुई और त्रिपुरा के लिए खुल रहा है नॉर्थ ईस्ट का वाटर, उसका दरवाजा खुल रहा है, समंदर जो पोर्ट है वो खुलने वाले हैं, एसओपी हो चुकी है। और इसलिए मैं कहता हूं त्रिपुरा को कोई शक्ति नहीं है जो समृद्धि से रुक सकता, क्योंकि सिर्फ 70 किलोमीटर दूर में हमारा त्रिपुरा बॉर्डर है वहां से, और उसका भी मैत्री सेतु से लेकर सब हम कर चुके हैं। वहां साबरूम में हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लॉजिस्टिक हब, आईसीपी, रेलवे एवर्ड सब कुछ कर चुके, सब तैयार बैठे हुए हैं। कम से कम 2-4 साल के अंदर 2.5 लाख लोगों का रोजगार होगा वहां। है त्रिपुरा कितना है, कितने लोगों को रोजगार चाहिए? हमने इलेक्शन से पहले बोला था हर घर में रोजगार देंगे, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो राज्यों को उठाए, जब हम इंडस्ट्री में डेवलप होगा, लॉजिस्टिक हब होगा, तो पत्रकार को भी लाभ होगा, इनके हाउस भी डेवलप होगा, इनको एड ज्यादा मिलेगी, इनकी भी रोजगार ज्यादा बढ़ेगी। तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और पुराने सरकार, पुराने सिस्टम और आज के में अंतर क्या है, डिफरेंसेस की? डिफरेंस तो है, ease of doing business, সরলীকরণ করা, অনলাইন করা। পুরো নর্থ ইস্টে কোনো রাজ্যের কাছে নেই। हमारे पास 14 डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो चुकी है, 60 सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी है। ईपीडीएस सिस्टम जो रेशनिंग सिस्टम भारत में नंबर 1 में त्रिपुरा है, ऑनलाइन रेशनिंग सिस्टम। 1 कार्ड 1 नेशन एकमात्र त्रिपुरा में है नॉर्थ ईस्ट में, और किसी के पास नहीं है। ये सब जोड़ता है आम पब्लिक के साथ। दाल भात की बात बोलते हैं हमारे पत्रकार बंधुरा। 2017 ডালের মুসুর ডাল আমরা বেশি খাইতে পারার মানুষ। মুসুর ডালের কিলো কত ছিল খেয়াল আছে সঞ্জয় বাবু? 2017 130 টাকা। যেটা মনে আপনি ডাল কিনেন না, মাছ মাংস বেশি না, কেউ दाल नहीं खाता, दाल में ज्यादा ताकत है दादा, चाहे दाल रोटी और चावल ডাল চাল গরিবের পা। এই সরকার তার মধ্যে নজর রেখেছে। তার জন্য এই সরকার আসার পরেই যাত্রা করে ইপিডিএস সিস্টেমের পেছনে আমি লেগেছিলাম। বিধানসভাতে আমার পত্রকার বন্ধুরা খেয়াল আছে, অপোজিশন লোকেরা বলতো ইপিডিএস সিস্টেম এটা কোন লাগু করছে, এত তো গরিবের হাতের মধ্যে कुरान দিয়ে कुरुले दिए काम करेगा, उस जगह लकड़ी काटेगा तो इनके निशान मिट जाता है, तो ईपीडीएस सिस्टम में तो उनको मिलेगा नहीं, उनका रेटिना नहीं मिलेगा, उनका आंख नहीं मिलेगा, उनका हाथ नहीं मिलेगा। हमने बोला जो आधार कार्ड है हमारे पास 100% आधार कार्ड से मिल जाएगी। वास्तव में ये क्यों नहीं करने दे रहा था? क्योंकि जब ईपीडीएस सिस्टम किया तो 62,000 भुआ रेशन कार्ड निकला यहाँ, 62,000 इसमें फेक रेशन कार्ड। इससे सरकार को 62 करोड़ का लाभ हुई, जो कि कहां जाते थे, कौन खाते थे, कौन रेशन उठता, इसका हिसाब नहीं। ये जो डिजिटलाइजेशन करने के बाद, ऑनलाइन करने के बाद क्या लाभ होती? अरे जीएसटी भी बढ़ाता है डिजिटलाइजेशन, टैक्स बढ़ाता है। आज जो आप टैक्स दे रहे हो बढ़ गया सर। मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया त्रिपुरा में, आप लोग जानते हैं, ऐसा कोई नया टैक्स नहीं लगाया सर, ट्रांसपेरेंट किया। हमने एक बड़ा सेक्टर हमारे एक्साइज से आता है,
हमने उस टेंडरिंग व्यवस्था के ट्रांसपेरेंट किया, जहां 40 करोड़ रुपए हमको मिलता था, आज 90 करोड़ मिलता है, डबल से ज्यादा। वो पैसा मैं लेके थोड़ी जाऊंगा, वो पैसा मैं किसी प्रोग्राम में डालता हूं पब्लिक के लिए। तो इसलिए जो दाल चाल के बारे में बोल रहा था, इस सरकार को आम आदमी, अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय व्यक्ति के प्रति ख्याल है। आप लोग अभी एहसास करिए, दाल अभी भी त्रिपुरा में 130 रुपया नहीं हुआ, आज भी मसूर दाल 90 रुपया है, 50 रुपया है। इस सरकार ने 50 रुपया कम करके रख दिया, जो त्रिपुरा के इतिहास में रिकॉर्ड है। चावल का भी रेट नहीं बढ़ा, जो मोटा चावल हम लोग आम आदमी खाते हैं उसका रेट नहीं बढ़ी। जैसे दाल चावल का नीचे रेट नहीं बढ़ा, गरीब के लिए भी ख्याल है। दूसरे तरफ जिसके पास पैसा है, जो कलकत्ता में फ्लैट खरीदने वाले थे, मुंबई में, दिल्ली में जाके पॉश एरिया में फ्लैट खरीदता है, उसके लिए भी सरकार ने अगरतला में फ्लैट बनाना शुरू कर दिया है। और 2500 फ्लैट बनेगी, 15 मंजिला 16 मंजिला बिल्डिंग त्रिपुरा में खड़े होगी, IT हब हो रहा है। उस दिशा में सरकार काम कर रहा है। 3 साल बाद मैंने सविना जी को बोला, 3 साल बाद आके त्रिपुरा को देख लीजिए, त्रिपुरा कहां खड़ा होगी। एक समय हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग अपने लागत से, सरकार लागत से बिल्डिंग उठाती थी, ये ILS हॉस्पिटल के पीछे। आज तक बहुत फ्लैट बिकी नहीं। मैंने भी जब हाउसिंग बोर्ड को बोला तुम लोग भी एक फ्लैट बनाओ, तो मेरे पास एक फाइल भेजा, सर फाइनेंस से 50 करोड़ रुपया दीजिए, हम इसी को लगा के शुरू कर देते हैं। हमने बोला किसने बुद्धि दी आपको, कहां से बुद्धि हैरात में लेते हो। एक पहले बनाया, आज तक बेच नहीं पाया 15 साल में, आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप पहले पब्लिक के पास जाओ, जमीन है प्राइम लोकेशन में, एडवर्टाइजमेंट करो, बुकिंग लो, जब बुकिंग आएगी इनके पैसे से इनको बना के दे देंगे, हम जमीन का पैसा हम कम लेंगे। हमने वही टेक्निक अपनाया, एडवर्टाइजमेंट दिया, बुकिंग पब्लिक ने किया, अब पब्लिक के पैसे से बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, एक भी फ्लैट खाली नहीं रहेगा। पर सरकार को बिजनेस करना भी आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को CEO के नाते भी काम करना पड़ता है। आप लॉस करा दिया, मतलब PWD का लॉस नहीं हुआ, पब्लिक का लॉस हुआ, कि पैसा जनता का है। असली बात वहां है। आज त्रिपुरा में एक समय ये था, जितने भी पब्लिक सेक्टर होगा गवर्नमेंट की, सब लॉस में जाना, ये तो कुंडली में लिखे रखता था। आज मैं गर्व करके बोलता हूं, मेरे पब्लिक सेक्टर, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट में आ गया। पहले ये सेक्टर होती थी, आज TRTC प्रॉफिट में आ रहा है। अब त्रिपुरा टी कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में आ गया है। TIDC पहले भी था, अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब मार्केट प्रॉफिट में आ रहा है, हैंडलूम कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में आ रहा है, त्रिपुरा टूरिज्म कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में आ गया है। मैं कितना नाम बोलूं, जितने बड़े बड़े खादी ग्राम उद्योग प्रॉफिट में आ गया। अब पहले एक कॉन्सेप्ट मारा गया, सरकारी PSU माने उसको घटा है और साल में उनको पैसा दो। পরিবর্তন হয়েছে ত্রিপুরাতে। তার জন্য আমি দাল চাল থেকে শুরু করলাম, EPDS থেকে শুরু করলাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট তুলে ধরলাম। আর ব্যতিক্রম কি, আগে যে ব্যবস্থা ছিল সেখানে বলা হতো ত্রিপুরা ভূকম্প জোন, সেখানে হাই রাইজ বিল্ডিং, মানে 5 তলার উপরে বিল্ডিং পারমিশন নেই। সঞ্জয় বাবুর বারবার ধরি কে লিখে, সঞ্জয় বাবু 5 তলার উপরে চাইছিলেন নি পারমিশন? চাইছেন না? আচ্ছা, এখনো পার্সেন্ট জানেননি আপনি। पहले त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट भूकंप जोन इसलिए पॉलिसी बना के रख दिया था, 5 मंजिला के ऊपर बिल्डिंग नहीं उठ सकता। किसने बोला? जहां डेली भूकंप पड़ता वहां 15 मंजिला उठ जाता है, यह क्यों नहीं उठेगी? अरे त्रिपुरा के पास जमीन कम है, और जो भी जमीन है इनमें से 70% पहाड़ी एरिया, जंगल है, हम ऑक्सीजन देने वाले लोग हैं। तो हमारे पास 30% लैंड को हम क्या करेंगे? ऊपर नहीं उठेंगे तो कैसे फैला देंगे? तो अगरतला का जमीन का रेट दिल्ली का बराबर है। उसका कारण वही है।
आज इस सरकार ने वही पीडब्ल्यूडी, वही हाउसिंग बोर्ड 15 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए टेंडर दे चुके, बनाएगा क्या उनकी, कहां 5 मंजिला में रुका तो नहीं, 15 मंजिला क्या 20 मंजिला तक उठाएंगे। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 6 राज्यों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट दिया, जो कि गरीब लोगों के लिए सब्सिडाइज्ड है, केंद्र एवं राज्य सरकार की सब्सिडाइज्ड स्कीम्स में बनी हुई गरीब के लिए। नॉर्थ ईस्ट में एकला त्रिपुरा, लौती राज्य त्रिपुरा को मिला है वो उपहार। ये रामनगर में, अगरतला में तैयार हो रहा है। 1000 फ्लैट एक जगह में 6 टावर में बनेगी, 7 टावर में 6 मंजिला सब, और उसमें 1000 फ्लैट रहेगी। और 1000 फ्लैट कितने दिन में तैयार होगा? कितने दिन में? 1 साल में। आज से 2 साल 2 বছর আগে কোনদিন কল্পনা করেছিলেন যে 1000 ফ্ল্যাট 1 বছরে 12 মাসে তৈরি হতে পারে ত্রিপুরাতে? কোন পত্রকার আমাকে বলুন তো, এখানে এডিটর লোক আছেন, দত্ত ভূমিপতি বলুন তো, আপনি বসলে আমি দেখি লম্বা মানুষ। কল্পনা ছিল? काउर कल्पना, हमारे विप्लव दिवस कल्पना छिलो ना जे त्रिपुरा में 12 महीने में 1000 फ्लैट 7 मंजिला तैयार होगा। और वो टेक्नोलॉजी न्यूजीलैंड हाई भूकंप रोधक टेक्नोलॉजी में 12 महीने में। अरे यह तो आंगनबाड़ी का घर तैयार करने में 5 साल लगा देते थे पुराने सरकार में, आंगनबाड़ी का घर। भाई मैं सरकार चाहता हूं, मेरे पास डेटा है, मैं दिखा दूंगा, आप लोग आइए मेरे पास। आंगनबाड़ी घर कितने दिन में वर्क ऑर्डर कब दिया, कंपटीशन कब हुई। आज वही त्रिपुरा बोलता है 12 महीने में 1000 फ्लैट तैयार कर देंगे। ये मॉडल त्रिपुरा का उदाहरण नहीं है, ये नया कुछ है, इसका सोच भी नहीं थे लोगों के पास। बैम्बो शॉर्ट से बिस्किट तैयार करना नया सोचे था नहीं। ये तो बोलते थे ये ट्राइबल का खाना, ये सब कौन खाता है, भास को खास बास। आज इम्यूनिटी पावर बैम्बो शूट में बहुत ज्यादा है। इसमें बैम्बो शूट में आपके कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपके जो शुगर है उसको कम कर देता है, आपको बीपी कम कर देता है। जाइए जाके इंटरनेट पे देख लीजिए, जानकारी है आपको। उसी से हम लोगों ने मिक्स करके बिस्किट बना दिया, और उस बिस्किट कहां पहुंचा दिया? प्रधानमंत्री के हाथ में, भाई साहब खाइए। गृह मंत्री के हाथ में पहुंचा दिया, राष्ट्रपति के हाथ में पहुंचा दिया, बैम्बू बोतल में पैकिंग करके। तो आज उसके लिए जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोबले साहब को दिया था, तो इसको तुरंत खाया, बोले इम्यूनिटी बढ़ेगा ना, हम बोला हाँ बढ़ेगा, खाया। इस बार जब हम त्रिपुरा में आए, मेरे त्रिपुरेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो बोल रहा था, और भी जस्टिस थे, हमको बोले मुख्यमंत्री नौजवान ने, इसने जो डायनेमिक आपने बोला वो भी वो शब्द बोला, बोले इन्होंने मुझे ये बिस्किट खिलाया, ये एकला लौता आदमी है, बिस्किट बना लिया। क्यों? अब बताइए, मैं क्यों जाके राष्ट्रपति को देता हूं, क्यों प्रधानमंत्री को देता हूं, क्यों गृह मंत्री को देता हूं, क्यों चीफ जस्टिस को देता हूं? क्या करें? ये लोग हमारे एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम पैसा खर्चा करके एम्बेसडर नहीं बुलाएंगे, ये खुद राष्ट्रपति एम्बेसडर। राष्ट्रपति जब खाके हम बोल रहे हैं किसी के सामने, 10 व्यक्ति के सामने बोलेगा। उस दिन जब देखा मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आए थे, सबके सामने बोल रहा था, वही हो गया मेरा काम। आज ये सब पहले सोच नहीं थी। बैम्बू बोतल, बैम्बू शूट से बिस्किट्स, बैम्बू बोतल में हनी पैक करके देना, क्वीन पाइनएप्पल, ये पहले भी था यहाँ पाइनएप्पल। आज क्वीन पाइनएप्पल दुनिया में जा रहा है। आज कुछ ही दिन बाद ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आ रहा है, उसके बाद जो 50 रुपए में बिकता है 500 रुपए में बिकेगा एक पाइनएप्पल। पहले मैंने देखा पाइनएप्पल का खेती तोड़ के रवा लगा रहा था, अब देखता हूं रवा काट के पाइनएप्पल दोबारा लगा रहा है। परिवर्तन हो गया। 23,000 मीट्रिक, हम लोग मछली खाने वाले लोग हैं, 23,000 मीट्रिक टन फिश डेफिशिएंसी है त्रिपुरा में।
सबसे ज्यादा फिश खाने वाला राज्य देश में त्रिपुरा है, बंगाल नहीं है, त्रिपुरा है। सबसे ज्यादा कंजम्पशन पर कैपिटा। और 23,000 मेट्रिक टन डेफिशिएंसी हमारे यहाँ। इस सरकार ने 32 महीने में, इनमें तो 10 महीने आप छोड़ दीजिए कोरोना का, 7,000 मेट्रिक टन फिश बढ़ा लिया, 7,000 मेट्रिक टन। बायोफ्लॉक के माध्यम से छोटे छोटे बायोफ्लॉक की कितना लगता है, इतना जगह में आप महीने में 10,000 रुपया कमा सकते हैं, जमीन का जरूरत नहीं है। बायोफ्लॉक के माध्यम में लोग काम करना शुरू किया। कौन कर रहा है? बायोफ्लॉक के माध्यम में पहले त्रिपुरा में मछली का बिजनेस कौन करेगा? जो हमारे एससी संप्रदाय के एक कम्युनिटी वो करेगा, और उनको एक तरह से तिरस्कार किया जाता। वो तो ऐसा एक भूषण बोलते थे। आज काम सबका है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है। उस दिशा में त्रिपुरा चल पड़ा है। जब मैं देखता हूं जो कोई रुद्रपाल है, एमबीए के वाला लड़का बायोफ्लॉक के माध्यम में फिशरी कर रहा है। जब मैं देखता हूं जो बीई इंजीनियर है, वो भट्टाचार्य जी है, वो जो बायोफ्लॉक के माध्यम में फिशरी कर रहा है। ये न्यू त्रिपुरा, न्यू कंसेप्ट, नया सोच, नतून दिशा, এগুলো ত্রিপুরাতে ছিল না। নেবার কোনো জায়গাতে ছিল না, আকাশে না বাতাসে না চিন্তনের মধ্যে। বন্ধুরা, আমি শুরু করেছিলাম গুড গভর্নেন্স और गुड जर्नलिज्म। बोले दादा आपने ज्ञान का पूरा दुनिया से, কারণ কি গুড গভর্নেন্স আর গুড জার্নালিজমের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। জার্নালিস্টকে ভালো মাথাটা ভালো থাকে, ভালো দুধের ব্যবস্থা করা, পিওর, তাও করেছি। प्रथमे मैंने पहले सोचा, एक स्कीम लाया था, 5,000 महिला को 10,000 गाय देंगे। इतना प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि गाय लाने के लिए मुझे हरियाणा उस तरफ जाना पड़ता। रास्ते में विश्वेंद्रपुर रुकता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के इस यूनिट रुकता है, उसमें वो रुकता है, इसमें ये रुकता है। कहाँ लेके जा रहा हूँ, कैसे आया, कहाँ से आया। मैंने बहुत जगह में असम सीएम को फोन करना पड़ा है, कभी मेघालय सीएम को फोन करना पड़ता है। ये किसका है, कैसे जाएगा, कहाँ से एनओसी मिली। तो मैंने अमूल वालों को बुलाया और बुला के उनके साथ बैठा। तब बताइए मेरे दूध में, मिल्क में स्वयं सुपूर्ण करना है, क्या रास्ता है। तब उन्होंने बोला हमने गुजरात में प्रयोग किया था, क्या सेक्स सॉर्टेड सीमेंट है, जो कि अमेरिकन एक इंजेक्शन है, जिसको इंजेक्ट करने के बाद जो गाय 96% फीमेल ब्रीड देता है। तो हमने त्रिपुरा में अभी शुरू कर दिया है और अगले 3 साल के अंदर 3,20,000 इंजेक्ट करेंगे। और त्रिपुरा के जो हमारे 23 क्लस्टर में हमने लिया, वहां दूध इतने बड़े मात्रा में होगा। आज जो 60 रुपए करके लीटर आप लोग लेते हो, आप लिख लो, आज 3 साल बाद आपको 30 रुपए लीटर मिलेगी, क्योंकि दूध मात्रा इतना ज्यादा हो जाएगा। तो आपको अच्छे दूध मिलेगा और गाय के अच्छे दूध 1 लीटर पिएंगे तो अच्छा लिखेंगे, दिमाग भी बढ़ेगा। तो इसलिए दूधेर व्यवस्था, माछेर व्यवस्था, दाल चालेर व्यवस्था, ईपीडी सिस्टेम माध्यमे करा, ट्रांसपारेंसी लाना, और संगे संगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, সেটা রেলওয়ে হোক, সড়ক মার্গ হোক আর রেলওয়ে মার্গ হোক, ওয়াটারওয়েজ, এই সবগুলো নতুন করে ত্রিপুরাতে জোড়া হয়েছে। এই গুড গভর্নেন্স, গুড জার্নালিজমের সঙ্গে তার উপরে যদি কোনো কিছু আছে, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক কালচার। মূল কথা হচ্ছে ওয়ার্ক কালচার। সারা দিন কাজ করি, যে যেখানে প্রফেশনে রয়েছেন, এই হাউস থেকে যাওয়ার সময় সিদ্ধান্ত করেন আমি যেখানে যাব, যেখানে বলবো, সারা দিন কাজ করব, বাস প্রসিদ্ধি নিশ্চিত আসবে। আমিও এই মন্ত্রে বিশ্বাস করি। এই একটা মন্ত্র যে কোনো রাজ্যকে, কোনো রাষ্ট্রকে এস্টাবলিশ করা, দাঁড়ানো, কাজ করা, যেটাই আছে, না বসে থাকা। কাজ করলে শরীরও ভালো থাকবে, মন ভালো থাকবে। আর যদি কাজ না করি, বসে থাকি, তো অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা।
আমি বলি কাহাবত সত্য কথা, কিছু না কিছু তো বাড়ি। মানুষ দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, তো সর্বশ্রেষ্ঠ জীব যদি কাজ না করে বসে থাকে তো চিন্তা করবে না, তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ কি? কিছু না কিছু তো ভাববে, কিছু না কিছু চিন্তা করবে। তার জন্য নিজের জন্য কাজ তৈরি করে নেওয়া। কাজ নেই তো সেবক বাবুকে জিজ্ঞাসা করে কাজ আরেকটা তৈরি করা। সেবক বাবু না হলো তো প্রণব বাবুকে ফোন করা, প্রণব বাবু না হলো দরকার না আমার ঘরে ফোন করে দিন, দাদা কাম নাই হয়ে গেছে। বিনা কাজে না বসা, রোজগার হোক না হোক, সব কাজে রোজগার হয় এমন না। আমরা অনেক কাজ করি সমাজে রোজগার ছাড়া, সব কাজে রোজগার হয় না। কাউকে আমরা সেবা করি রোজগারের জন্য না, মনের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য, আত্মবল বাড়ানোর জন্য। কাউকে যদি কোনো কিছু দেই তো ওই ব্যক্তির চাইতে আমার লাভ হয় বেশি, নিজের আত্মবল বলে আত্মমানসিকতা বাড়ে। কারণ হাত এভাবে করা সবাই জানে, তাতে কারো আত্মবল বাড়ে না। আর হাত এভাবে দিতে পারলে যখন শেখে তখন তার মধ্যে আত্মবল বাড়ে। এবং আশা করি আপনাদের এই সম্মেলন সফল হবে। আর এখানে কিছু সিবিআই বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল, ফলো আপ করি, কিন্তু মাঝখানে করোনার মাঝখানে তো কোনো অফিসার আসছিল না, মাঝখানে সিবিআই থেকে একটা টিম এসেছিল আপনারা জানেন, কিন্তু করোনার পরে আর সেটা ফলো আপ হয়নি, কারণ করোনার সবাই ব্যস্ত হেলথ সেক্টর নিয়ে। এখন সেটা আবার শুরু হয়েছে। তো আমি বলবো একবার কনসার্ন অফিসারদেরকে বলবো যে এবার আসুন ত্রিপুরাতে কেসগুলো তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন, তার কারণ সেই সমস্ত কেসগুলো সিবিআইকে দেওয়া হয়েছে। আর সিবিআইকে যদি না দেওয়া হতো তাহলে আমি নিজেই সেগুলো করে আপনাদের সামনে যেটাই সত্য সেটা চলে আসতো। কিন্তু একবার সিবিআইকে হ্যান্ড ওভার করার পর আবার সিবিআই থেকে নিয়ে আসবো, এটা হয় না, সিবিআই দিয়ে করতে হবে। আর বাকি যে বিষয়টা বললেন যে এখানে ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এখানে আগরতলাতে কার্যক্রম হতো, সৌভাগ্য আগরতলাতে আপনারা আসবেন, কার্যক্রম করবেন, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা জার্নালিস্ট একটা বাস্তব ধারণা হবে যে এটা ত্রিপুরা কি ছিল আগে, এখন কি হয়েছে, আর কি প্রচার ছিল, এখন কি প্রচার হচ্ছে, কারা সারা, আর কি কারণ হয়েছে, আর ত্রিপুরা কেমন। তখন গিয়ে যখন লিখবে তো ত্রিপুরা নিশ্চিত সেই বিষয়ে ত্রিপুরা মানুষ সম্বন্ধে লিখবে, ত্রিপুরার মাটির সম্বন্ধে লিখবে, ত্রিপুরার একটা যে ডাইনেস্টি আছে আমাদের ত্রিপুরার রাজ পরিবারের একটা সুন্দর ইতিহাস আছে, পজিটিভ ইতিহাস আছে। মহারাজা বিক্রমকিশোর মানিক্য ওই সময় যে আধুনিক ত্রিপুরার উপকার ছিলেন, উনি যেই কাজগুলি শুরু করেছিলেন ওই কাজগুলো যদি ধারাবাহিকতার সঙ্গে কন্টিনিউশন করে যেতেন তো ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য আজ থেকে 10 বছর আগে হয়ে যেত। কারণ কি আমি লক্ষ্য করেছি মহারাজা বিক্রমকিশোর মানিক্য, সেই এমবিবি কলেজ হোক, সেই এয়ারপোর্ট হোক, ত্রিপুরা রাস্তা হোক, ত্রিপুরা রাজবাড়ির ধারে যে এই আমরা দেখছি এই দিঘি হোক তার আশপাশে, বাকি জায়গায় জল জমে, এখানে জল জমে না। তো এই সব টেকনোলজি ত্রিপুরাতে ছিল এবং কোয়ালিটি দেওয়া সেটাও মহারাজা বিক্রমকিশোর মানিক্যের মানসিকতা ছিল। উনি যখন স্কুল কলেজ তৈরি করেছিলেন, যে স্কুল কলেজগুলিকে ভালোভাবে চলছে না, তার মধ্যে ব্যবস্থা নেই, তো উনি সেগুলোকে রিভিউ করে বন্ধ করে দিতেন। মানে রিভিউ সিস্টেম উনি তখন লাগু করেছিলেন। একদিকে যেমন পারদর্শী স্কুল, পারদর্শী কলেজ, অন্যদিকে যেগুলো পারদর্শী নয়, সঠিক নয়, সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া, অযথা খরচা না করা, সেই দিকে ওনার নজর ছিল। তো ত্রিপুরাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম দেশলাইয়ের যে ফ্যাক্টরি, ছোট ইন্ডাস্ট্রি হোক, মহারাজা বিক্রমকিশোর মানিক্যই আগরতলাতে তৈরি করেছিলেন। সেই ইন্ডাস্ট্রি হোক, আগরতলা এয়ারপোর্ট হোক, এমবিবি কলেজ হোক, তুলসীবতী স্কুল হোক, স্টুডেন্ট এখানে আছে, তুলসীবতী বসে আছে, তো তুলসীবতী স্কুল হোক, আর ছোট ছোট যে আমাদের স্কুলগুলো হোক, মহারাজা তৎকালীন সময় শুরু করেছিলেন এবং পারদর্শিতার সঙ্গে শুরু করেছিলেন। সে নির্মহলের টেকনোলজি হোক আর এই রাজপ্রাসাদের টেকনোলজি হোক, সেখানে বার্মিয়ান যে টিক আর ইটালিয়ান পাথর মার্বেল দিয়ে এইটা তৈরি। তো তৎকালীন ইউরোপ থেকে সবচেয়ে ভালো কোনটা আছে সেটা এনে এই রাজপ্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। তো তাই আমাদের এক্সপোজার ছিল, কিন্তু মাঝখানে একটা লম্বা সময় আমরা পিছিয়ে গেছি। কিন্তু এখন আবার ত্রিপুরা সেই আধুনিক ত্রিপুরার দিকে যাচ্ছে, মডার্ন ত্রিপুরার দিকে যাচ্ছে, কিন্তু নিজের সংস্কৃতিকে নিয়ে।
নিজের কালচারকে নিয়ে, কারণ কালচার ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না। এটাই আমাদের মূল চালনা শক্তি, এটাই আমাদের মূল স্পিরিট। আমার আজকে একটা কালেক্টর সকালে বলেছি যে একসময় বাংলা থেকে ড্রামা, যাত্রা পালা সবকিছু শুরু হয়েছে, কিন্তু পরে সে বাংলা থেকে ট্রান্সফার হয়ে মুম্বাইতে চলে গেছে। তৎকালীন সময়ে সমস্ত ডাইরেক্টর, সমস্ত লেখক, সমস্ত স্ক্রিপ্ট লেখক সব বাংলা থেকে হতো, সিঙ্গার বাংলা থেকে হতো। সে ঋষিকেশ মুখার্জি হোক, শক্তিদা হোক আর কিশোর দা হোক, সব বাংলা থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বাংলা তো একটা লম্বা সময় আমরা সেই কালটাকে হারিয়ে গেছি। আজকে বাংলা থেকে এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি যেটা লাখো করোড় রুপিয়া দেয়, মহারাষ্ট্র সরকার কত বড় ইকোনমি, সে মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রি, সেটা বাংলাতেই হতে পারতো, ছিল তো ওখানে। তো আমিও ত্রিপুরাতে একটা কালচারাল হাব করব। 15 ফাইন্যান্স কমিশন আমরা লিখে পাঠিয়েছি যে আমরা একটা কালচারাল হাব করব, সেখানে নর্থ ইস্টের সমস্ত কালচারের জন্য একটা হাব তৈরি হবে। তার সঙ্গে ললিত কলা একাডেমিকেও আমরা দিয়েছি এখানে, নজরুল একাডেমিতে সংস্থান। তো আশা করি কালচার যেটা আমাদের মূল স্পিরিট, সেটা আমরা বজায় রাখবো। আজকের এই কার্যক্রমে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যা যা আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো ভুলে না যাওয়া, সেগুলোকে অ্যাড করে আগামী দিনে চলার রাস্তা তৈরি করা। আর একটাই তো মন্ত্র সবার, গুড গভর্নেন্স, গুড জার্নালিজম, আর তার উপরে সবার জন্য কাজ, ওয়ার্ক কালচার। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।